नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, प्राइमरी हो या जूनियर हो, संस्कृत की एक बेहतरीन और धमाकेदार सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज क्लास 16 में हम लोग संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह संधि की हमारी क्लास 6 है, जिसमें व्यंजन संधि के जसत्व और अनुस्वार संधि के बारे में हम लोग समझेंगे और उनकी ट्रिक्स भी जानेंगे कि कैसे इनको पहचानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात अगर की जाए व्यंजन संधि के प्रकारों के बारे में, तो इष्टुत्व और इष्टुत्व के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग जसत्व संधि और अनुस्वार संधि के बारे में समझेंगे। व्यंजन संधि कहाँ होती है? तो जो प्लस का साइन होता है तो उसके पहले व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए और बाद में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आ जाए। और एक बात और याद रखिए, जो मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि जैसे का लिखा है तो यह एक स्वर मानेंगे क्योंकि इसमें स्वर में आ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसके नीचे हलंत लगा देंगे तभी ये व्यंजन मानेंगे। तो जो प्लस के साइन से पहले व्यंजन होगा उसमें हलंत लगा होगा किसी व्यंजन वर्ण में, अगर लगा हुआ है तो ही वहां व्यंजन संधि होगी, वरना वहां पर फिर स्वर संधि हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी पहली संधि की शुरुआत करते हैं। तो पहली संधि है जसत्व संधि। इसका सूत्र क्या है? झलाम जशो अंते। बहुत ही सरल और बहुत ही सुप्रसिद्ध संधि है ये। देखिए दोस्तों, झल एक प्रत्याहार होता है जो इसके सूत्र में आया है और इसका मतलब है वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वर्ग क्या है? वही 5 का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो उनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और ऊष्म व्यंजन यानी कि श, श, स। तो ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे झल वाले वर्ण क्या बन जाएंगे? जश बन जाएंगे। इसीलिए इस संधि का नाम है जसत्व संधि। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपको बताया जा चुका है कि संधि का नामकरण उसके नियम के बाद होता है। जिस संधि में जो बनता है वही उसका नाम हो जाता है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि इष्टुत्व वर्ण बन रहे थे तो उस संधि का नाम इष्टुत्व था, दीर्घ वर्ण बन रहे थे तो उस संधि का नाम दीर्घ वर्ण था। इसी प्रकार से इस संधि में जस वर्ण बनेंगे तो जसत्व नाम हो गया। अब जस वर्ण बनेंगे कब? तो ये बात आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, यानी झल के बाद आप झल याद रखिए और 2 बार दिन में कहिए कि झल का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, तो आपको रट जाएगा कि झल में कौन से वर्ण आते हैं। तो झल प्रत्याहारों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए और कोई भी स्वर आ जाए। एक बात मैं और बता दूं कि इस संधि में ज्यादातर आपको स्वर का ही मिलन होगा, ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग उदाहरण से भी समझ लेंगे, लेकिन आपको याद तो पूरा ही रखना है कि झल वर्ण यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श, स, स, ह के बाद कोई तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का। जैसे का वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण क्या होगा? का, खा तो पहला, दूसरा हो गया, उसके बाद गा और घा। च वर्ग का क्या होगा? चा, छा तो पहला, दूसरा हो गया, जा और झा। तो तीसरे, चौथे वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो जो झल वाले वर्ण है, यानी ये जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श, स, स, इनका परिवर्तन जस में हो जाएगा। ज, ब, ग, ड, द यानी वर्गों के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये तीसरे वर्ण में क्या होगा? तो जिस वर्ग का जो अक्षर है उसी का तीसरा। जैसे कि अगर क वर्ग का कोई वर्ण है तो क वर्ग का तीसरा यानी गा में बदल जाएगा। अगर त वर्ग का कोई वर्ण है तो त वर्ग का तीसरा त था दा में बदल जाएगा। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाक, धन, ईशा। तो जैसे ही आपने देखा कि वाक में का लिखा हुआ है यानी वर्ग का पहला वर्ण आ गया, तो अभी आपको जसत्व संधि नहीं करना है, आगे भी तो देखो स्वर आ गया। तो अब आप समझ जाइए कि पहले पहला वर्ण आया है प्लस के साइन से पहले और उसके बाद में स्वर आया है, तो ये जसत्व संधि होगी, यानी कि तीसरा बनाना है। तो का वर्ग का तीसरा क्या होता है? गा, इसीलिए वागीसा बन गया। अगला एग्जाम्पल आप जगत धन ईशा देखिए, जो सुप्रसिद्ध और मतलब समझ लीजिए कि टेट के पेपर में वर्ल्ड फेमस है। तो जगत प्लस ईशा लिखा है तो आपने देखा कि पहले तो ता आया है, वर्ग का पहला वर्ण आया है और फिर बाद में स्वर आ गया। तो ता वर्ग का तीसरा क्या होता है? दा होता है। ता वर्ग का तीसरा क्या होता है? दा। तो इसीलिए जगत ता की जगह दा हो गया और ई की मात्रा तो दा के ऊपर चढ़ जाएगी, तो जगदीशाह बन गया। अगला उदाहरण अगर आप देखें तो जैसे कि बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिक प्लस अंबर लिखा है, तो आपने देखा यहां पर वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद में स्वर है। तो जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, उसके बाद में स्वर हो या उसके बाद में तीसरा, चौथा वर्ण हो, तो तुरंत आपको झल वालों का तीसरा कर देना है। तो का तीसरा कर दिया गा, तो दिगंबरा बन गया। अब यहां पर एक उदाहरण है अपधन जम। इसको देखिए, पहले यहां पर पहला वर्ण आ गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई भी आ जाए और बाद में आपने देखा जा आ गया, तो जा कौन से नंबर पे आता है? चा वर्ग में, चा, छा, जा तीसरे नंबर पे, यानी पहले
पहला वर्ण और बाद में तीसरा, यानी कि ये भी जसत्व संधि होगी। तो पा वाले को बा बनाना है, तो पा का तीसरा क्या होता है बा, तो पा की जगह आधा बा बन गया और जम बना रहेगा। अब जम, इसी प्रकार से अगर अंतिम उदाहरण आप देखें, सट प्लस आनन्हा षडानन्हा कैसे बना, टा के बाद में स्वर आया है, जैसे ही स्वर आया आपने टा का तीसरा कर दिया डा, तो षडानन्हा बन गया। इसी प्रकार से अगर आप सुपधन ईसा को देखें तो पहले पा आया है, स्वर आ गया तो तुरंत आपने पा को बदल दिया, बा में कर दिया, पाफा बात, क्योंकि तीसरा होता है तो सुबीसा बन गया। देखिए दोस्तों, उदाहरण तो लिखने को 100 लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, मैंने आपको क्या बताया था कि ज़्यादातर पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में आपको स्वर ही मिलेगा ज़्यादातर, और वहाँ पर जसत्व संधि होती है। लेकिन जैसे ये उदाहरण आ गया अपधन जम, तो यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर जा में, तो आप याद रखिए कि तीसरा चौथा वर्ण भी बाद में मिल सकता है और स्वर तो मिल ही सकता है, तो वहाँ पर भी तीसरा ही बनता है और परिवर्तन हमेशा पहले वाले का होता है। जैसे यहाँ का गा में हो गया, पा का बा में हो गया, टा का दा में हो गया, पा का बा में हो गया, टा का डा में हो गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी संधि की तरफ। तो हमारी दूसरी संधि है अनुस्वार संधि, पेपर में पूछी भी जा चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सरल संधि। इसका सूत्र याद रखिएगा, मो अनुस्वारा, इसके सूत्र में ही अनुस्वार वर्ड आया है। तो मो अनुस्वारा का मतलब है माँ अनुस्वार, तो पहले पद के अंत में माँ हो। पहला पद का मतलब प्लस के साइन के जो पहले लिखा होता है वो पहला पद और जो बाद में लिखा होता है वो दूसरा पद। तो पहले पद के अंत में माँ हो और उसके बाद में कुछ भी हो, कोई भी व्यंजन हो, माँ की जगह बिंदी लगा देनी है। देखिए बहुत ही सरल। देखिए आपने देखा यहाँ हरिम में पहले पद में यहाँ माँ लिखा हुआ है, हलंत लगा हुआ नीचे और आगे स्वर आ गया। कोई भी व्यंजन हो, कोई भी प्लस के आगे व्यंजन हो, स्वर नहीं होगा व्यंजन होगा, तो जो माँ है उसको बिंदी कर दीजिए। तो हरिम में जो माँ था वो री के ऊपर बिंदी कर दी और आगे पूरा छोड़ दिया। इसी प्रकार से जलम प्लस बहती, आपने देखा यहाँ माँ है, यहाँ माँ है रामम में, तुरंत आप समझ जाइए कि ये संधि मो अनुस्वारा है, क्योंकि आगे व्यंजन आया हुआ है और व्यंजन के बाद कुछ नहीं करना, माँ को बिंदी में बदल देना है, बस ये हो जाएगी आपकी कौन सी संधि, मो अनुस्वारा, यानी कि अनुस्वार संधि। अब अगर मान लीजिए आपको ये शब्द दिया गया जलम बहती और आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो दुनिया में एक ही संधि है जिसमें अक्षर के ऊपर बिंदी हो और आगे का शब्द अलग से लिखा हो, अनुस्वार। तो जो बिंदी है उसको वापस से माँ में कन्वर्ट कर देना, माँ में बदल देना, तो ये संधि थी अनुस्वार संधि। बहुत ही सरल है, सूत्र जरूर याद रखिएगा और कोई भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।